एक आदमी उतना ही पावरफुल होता है जितने बड़े सीक्रेट्स वह अपने पास छुपा कर रखता है। और जेफरी एप्स्टीन के पास ऐसे सीक्रेट्स थे जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को डरा देते थे। ये कहानी सेक्स के बारे में नहीं है, ये कहानी सिर्फ पैसों के बारे में भी नहीं है। ये कहानी पावर के बारे में है, और उस पावर के बारे में जिस पर कभी सवाल नहीं उठाया जाता। जेफरी एप्स्टीन देखने में डेंजरस नहीं लगता था, न उसका चेहरा डरावना था, न उसकी आवाज। उसका बैकग्राउंड भी कोई रॉयल या एलीट नहीं था। वह 1935 में ब्रुकलिन में पैदा हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में। न कोई पॉलिटिकल लेगेसी, न कोई बिजनेस एम्पायर। और इसी वजह से एक सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है। ऐसा आदमी जिसका कोई क्लियर जॉब नहीं, कोई पब्लिक कंपनी नहीं, कोई ट्रांसपेरेंट बिजनेस नहीं, वहां कैसे एक प्राइवेट आइलैंड का मालिक बन गया? उसके पास मल्टीपल प्राइवेट जेट्स कैसे आ गए? और मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट मैंशन उसके नाम पर कैसे था? और सबसे जरूरी सवाल, उसकी मदद किसने की? जेफरी एप्स्टाइन का नाम एलीट सर्कल्स में 1970 के दशक के आखिर में दिखने लगा। कुछ समय के लिए वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था, न कोई कॉलेज डिग्री, न कोई वेरीफाइड क्वालिफिकेशन। फिर भी वह अचानक बिलियनियर्स के बीच था। जो लोग अपनी जिंदगी एम्पायर बनाने में लगा देते हैं, वे अपना पैसा किसी रैंडम इंसान के हाथ में नहीं देते। इसका मतलब साफ था, जेफरी एप्स्टीन पर भरोसा उसकी इंटेलिजेंस की वजह से नहीं किया जा रहा था, उस पर भरोसा किसी और वजह से किया जा रहा था। जब वह 40 की उम्र में पहुंचा, उसकी लाइफस्टाइल वॉल स्ट्रीट के टॉप एग्जीक्यूटिव्स से भी ज्यादा लग्जूरियस थी। प्राइवेट जेट्स हमेशा रेडी रहते थे, पावरफुल लोग उसके कॉल्स उठाते थे, और हाई प्रोफाइल मेहमान उसके घर आते जाते रहते थे। लेकिन जब जर्नलिस्ट्स ने उसके पैसों का सोर्स ढूंढने की कोशिश की, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। न कोई हेज फंड फाइलिंग, न कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड, न कोई क्लाइंट जो खुलकर यह कह सके कि जेफरी एप्स्टीन उसका पैसा मैनेज करता था। वेल्थ तो साफ दिखाई देती थी, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने और गहराई से देखा, तो एक डिस्टर्बिंग सच्चाई सामने आई। जेफरी एप्स्टाइन रिटर्न्स नहीं बेचता था, वह एक्सेस बेचता था। वह पावरफुल लोगों को दूसरे पावरफुल लोगों से मिलवाता था। वह प्रॉब्लम्स को क्वाइटली सॉल्व करता था। वह अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को डॉक्यूमेंट्स से बाहर रखता था। और जब कोई इंसान कॉम्प्रोमाइज हो जाता था, जेफरी एप्स्टीन उसे याद रखता था, क्योंकि सीक्रेट्स पैसों से भी ज्यादा स्टेबल करेंसी होते हैं। 2000 के शुरुआती सालों में पाल्म बीच, फ्लोरिडा से विस्पर्स आने लगे। टीनेज गर्ल्स एक जैसी कहानियां बताने लगी, अलग अलग नाम, अलग अलग बैकग्राउंड, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम था। उन लड़कियों को दूसरी लड़कियों के जरिए अप्रोच किया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि इजी मनी मिलेगा, बस एक मसाज। पहली विजिट कंफ्यूजिंग होती थी, दूसरी विजिट अनकंफर्टेबल, और तीसरी विजिट तक सब कुछ साफ हो जाता था। 13 साल की लड़कियों तक ने बताया कि उन्हें कैश दिया जाता था सेक्सुअल एक्ट्स के लिए, जेफरी एप्स्टीन के मैंशन के अंदर। बाद में पुलिस रिपोर्ट्स में ऐसे दर्जनों स्टेटमेंट्स मिले, सेम हाउस, सेम रूम्स, सेम मेथड। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ये कोई रूमर नहीं था, ये एक सिस्टम था। और जब लोकल पुलिस ने एक्शन लेना चाहा, तो कुछ अजीब होने लगा। इन्वेस्टिगेशन धीमी हो गई, ऊपर से प्रेशर आने लगा, फोन कॉल्स होने लगे, और फिर इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बावजूद ये केस एक ऐसी डील में बदल गया जिसने लीगल एक्सपर्ट्स को भी शॉक कर दिया। जेफरी एप्स्टीन को सिर्फ 13 मंथ्स की जेल मिली, वह भी ऐसी जेल जहां वह 6 दिन बाहर जा सकता था काम के नाम पर। और इस डील का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा यह था, इसमें उन लोगों को भी इम्यूनिटी मिल गई जिनके नाम तक पब्लिक नहीं किए गए। विक्टिम्स को बताया तक नहीं गया कि यह डील हो रही है। यहीं पर यह मामला सिर्फ क्राइम नहीं रहा, यह पूरे सिस्टम की कहानी बन गया। जेफरी एप्स्टीन को सच में खतरनाक, उसने जो किया उसने नहीं बनाया, उसे खतरनाक बनाया। यह बात कि वह यह सब इतने लंबे समय तक करता रहा और कोई उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि ऐसे क्राइम्स बिना प्रोटेक्शन के नहीं चलते। वे चलते हैं क्योंकि कोई जानबूझकर दूसरी तरफ देखता है, पहले कोई नीचे देखता है, फिर कोई उससे ऊपर वाला देखता है, और फिर पूरा सिस्टम ऐसा दिखाता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। पाल्म बीच में लोकल डिटेक्टिव्स ने लड़कियों की बात को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उन पर भरोसा किया। एक के बाद एक पुलिस इंटरव्यूज हुए। हर लड़की की कहानी ऐसी लगती थी जैसे पहले से रिहर्स्ड हो, लेकिन वे एक दूसरे को जानती तक नहीं थी। सेम मैंशन,
सेम रूम्स, सेम कैश पेमेंट्स जो हर बार एक जगह रखे जाते थे। कुछ लड़कियों ने बताया कि उन्हें सिखाया गया कि दूसरी लड़कियों को कैसे लाना है। फ्रेंड्स को बुलाओ, ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा सवाल मत पूछो। ये कोई रैंडम अब्यूज नहीं था, ये स्ट्रक्चर्ड था। लोकल पुलिस ने एक ऐसा केस बनाया जो नॉर्मली किसी भी इंसान को जिंदगी भर के लिए जेल भेज सकता था। लेकिन जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन फेडरल लेवल तक पहुंची, कुछ बदल गया, टोन बदल गया, स्पीड गायब हो गई। क्लोज डोर्स के पीछे जेफरी एप्स्टीन की लीगल टीम काम पर लग गई और एप्स्टाइन ने नॉर्मल लॉयर्स हायर नहीं किए थे। उसने ऐसे लॉयर्स हायर किए जो जानते थे कि पावर असल में कैसे काम करती है। प्राइवेट नेगोशिएशंस हुई, विक्टिम्स को बाहर रखा गया, एग्रीमेंट्स ऐसी लैंग्वेज में लिखे गए जिन्हें आज भी लॉ स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। 2008 में डील फाइनल हुई। जेफरी एप्स्टाइन एक सिंगल स्टेट चार्ज एक्सेप्ट करेगा, उसे 13 मंथ्स की सजा मिलेगी, लेकिन रियल प्रिजन नहीं। उसे हफ्ते में 6 दिन बाहर जाने की इजाजत होगी, काम के लिए, बिजनेस के लिए, जिंदगी जीने के लिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल, इस एग्रीमेंट ने सिर्फ एप्स्टीन को नहीं बल्कि उसके अननेम्ड को कंस्पिरेटर्स को भी इम्यूनिटी दे दी। अननेम्ड, कोई लिस्ट नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। जिन लड़कियों के साथ अब्यूज हुआ था उन्हें बताया तक नहीं गया कि ये डील हो रही है। सालों बाद कोर्ट्स ने कहा कि ये इलीगल था, लेकिन तब तक जब खत्म हो चुका था। जेफरी एप्स्टाइन फ्री घूम रहा था और मैसेज साफ था, पावर लॉ से नहीं डरती, पावर लॉ से नेगोशिएट करती है। जेल से बाहर आने के बाद एप्स्टीन ने खुद को छुपाया नहीं, वो गायब नहीं हुआ, वह पीछे नहीं हटा। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे पता हो कि वह अनटचेबल है। प्राइवेट जेट्स फिर से उड़ने लगे, उसका आइलैंड फिर एक्टिव हो गया, एलीट गेस्ट्स फिर से आने लगे। यहीं से ये केस अनकंफर्टेबल हो जाता है। फ्लाइट लॉग्स सामने आए, बार बार वही पैटर्न। पॉलिटिशियंस, एकेडमिक्स, बिजनेस लीडर्स, रॉयल फैमिली से जुड़े लोग। कुछ ट्रिप्स छोटे थे, कुछ इंटरनेशनल, कुछ का कोई साफ पर्पस नहीं। ये बात समझना जरूरी है। फ्लाइट लॉग्स क्राइम प्रूव नहीं करते, लेकिन वे एक्सेस प्रूव करते हैं। और एक्सेस सब कुछ होता है। रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले नामों में एक फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट था, एक ब्रिटिश रॉयल फैमिली का मेंबर था। दोनों ने रॉन्ग डूइंग डिनाई किया और लीगली बिना कन्विक्शन के वही सच माना जाता है। लेकिन पैटर्न फिर भी मौजूद था। इतने पावरफुल लोग एक ऐसे आदमी के साथ कंफर्टेबल क्यों थे जिस पर माइनर्स के ट्रैफिकिंग के आरोप लग चुके थे? एप्स्टीन एलीट सर्कल्स में अब भी वेलकम क्यों था? इसका जवाब यह नहीं है कि सब गिल्टी थे। असल जवाब यह है कि एसोसिएशन का कॉस्ट बहुत कम था। एप्स्टीन पहले ही दिखा चुका था कि कॉन्सिक्वेंसेस उस पर लागू नहीं होते और इसी वजह से वह सेफ था। जानने के लिए सेफ, मिलने के लिए सेफ, यूज करने के लिए सेफ। इस सिस्टम को चलाने में एक और इंसान की भूमिका थी, गिस्लाइन मैक्सवेल। वह सिर्फ कंपेनियन नहीं थी, वह बाईस्टैंडर नहीं थी। विटनेसेस ने बताया कि वही रिक्रूटर थी, ऑर्गेनाइजर थी, एनफोर्सर थी। वह लड़कियों को एप्स्टीन से मिलवाती थी, अब्यूज को नॉर्मल बनाती थी, सब कुछ रूटीन जैसा दिखाती थी। कोर्ट में टेस्टिमोनी से यह साबित हुआ कि उसने एक्टिवली एक्सप्लॉयटेशन फैसिलिटेट किया और एप्स्टीन के अनलाइक उसे जूरी का सामना करना पड़ा। लेकिन उससे पहले कहानी ने एक तेज मोड़ लिया। 2019 में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने जेफरी एप्स्टीन को फिर से अरेस्ट किया। इस बार चार्जेस सीरियस थे, सेक्स ट्रैफिकिंग, कंस्पिरेसी। अब कोई इजी डील नहीं थी। पहली बार ऐसा लग रहा था कि एप्स्टीन सच में कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा। और फिर 1 महीने से भी कम समय में वह मर गया, अपनी जेल सेल में अनरिस्पॉन्सिव पाया गया। ऑफिशियल रूलिंग सुसाइड। तुरंत पब्लिक ट्रस्ट टूट गया। कैमरास काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स चेक्स नहीं कर रहे थे, सुसाइड वॉच हटा दी गई थी। ये सारे फैक्ट्स डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन फैक्ट्स प्रूफ नहीं होते। इन्वेस्टिगेशंस ने नेग्लिजेंस बताया, कॉन्स्पिरेसी नहीं। फिर भी सस्पिशन खत्म नहीं हुआ क्योंकि टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी। और उसके बाद आई पूरी चुप्पी एप्स्टीन की मौत के साथ। टेस्टिमोनी का दरवाजा बंद हो गया। कोई ट्रायल नहीं, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, कोई ओथ के नीचे जवाब नहीं। और फिर डॉक्यूमेंट्स धीरे धीरे सामने आने लगे। कोर्ट फाइलिंग्स,
डेपोजिशंस, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट्स, आज इन्हें ही एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। इन फाइल्स में कोई सिंगल शॉकिंग रेवलेशन नहीं था, कोई सीक्रेट लिस्ट नहीं थी, लेकिन इनमें कुछ और ज्यादा डिस्टर्बिंग था। प्रोटेक्शन कितना नॉर्मल था, डिलेज, सील्ड रिकॉर्ड्स, केयरफुली चोजन लैंग्वेज, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, कोई मूवी टाइप विलेंस नहीं, बस इंस्टीट्यूशंस जो वही कर रहे थे जिसके लिए वे बने थे, खुद को बचाना। जब जेफरी एप्स्टीन की मौत हुई, उसके बाद इंटरनेट पर एक अलग ही कहानी चलने लगी, एक ज्यादा तेज कहानी, एक ज्यादा डरावनी कहानी, ऐसी कहानियां जो सच से कहीं आगे निकल गईं। और अजीब बात यह है कि इस शोर ने सिस्टम की मदद ही की, क्योंकि जब कहानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है तो सच को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। असल एप्स्टाइन ऑपरेशन को किसी फैंटेसी की जरूरत नहीं थी, वह पहले से ही भयानक था। जो सामने आया वह रैंडम अब्यूज नहीं था, वह ग्रूमिंग था। ग्रूमिंग का मतलब होता है धीरे धीरे इंसान की सोच बदलना, न कि अचानक जबरदस्ती करना। लड़कियों को उठाकर नहीं लाया जाता था, उन्हें बुलाया जाता था, उन्हें यह महसूस कराया जाता था कि वे स्पेशल हैं, कि उन्हें चुना गया है, कि उन पर भरोसा किया जा रहा है। उन्हें पैसे दिए जाते थे, अटेंशन दिया जाता था, गिफ्ट्स दिए जाते थे, और जैसे जैसे ये रिश्ता बनता गया, बाउंड्रीज चुपचाप मिटती चली गई। विक्टिम्स ने बताया कि उन्हें सिखाया गया कि ये सब नॉर्मल है, कि पावरफुल लोगों के रूल्स अलग होते हैं, कि ना कहना फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है। कुछ लड़कियों को दूसरी लड़कियां लाने के लिए कहा गया, फोर्स से नहीं, सोशल तरीके से। फ्रेंड को लाओ, ज्यादा पैसे कमाओ, लॉयल रहो, इससे एक चेन बन गई। विक्टिम्स धीरे धीरे रिक्रूटर्स बन गई, इसलिए नहीं कि वे किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम ने उन्हें अंदर सरवाइव करना सिखा दिया था। यह बात बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे समझ आता है कि एप्स्टाइन का नेटवर्क इतने सालों तक कैसे चला। यह डर पर नहीं, मैनिपुलेशन पर चलता था। अब एक जरूरी बात साफ कर लेते हैं। एप्स्टीन की मौत के बाद जो एक्सट्रीम क्लेम्स फैले, उनके लिए कोई वेरीफाइड एविडेंस मौजूद नहीं है। नो कोर्ट रिकॉर्ड, नो फोरेंसिक प्रूफ, नो स्वॉर्न टेस्टिमोनी। ये बातें इसलिए फैली क्योंकि शॉक जल्दी फैलता है, लेकिन शॉक का नुकसान ये है कि वह सच को दबा देता है। जब हर चीज अनबिलीवेबल लगने लगती है तो डॉक्यूमेंटेड क्राइम्स भी लोग एग्जैजरेशन मान लेते हैं, और इसी वजह से रियल विक्टिम्स फिर से गायब हो जाते हैं। अब देखते हैं क्या एक्चुअली एविडेंस से प्रूव हुआ। एप्स्टीन ने माइनर्स की ट्रैफिकिंग की, बार बार, सालों तक, कई लोकेशंस पर। उसने प्राइवेट जेट्स का इस्तेमाल किया मूवमेंट के लिए, उसने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया आइसोलेशन के लिए, उसने पैसे का इस्तेमाल किया रेजिस्टेंस को शांत करने के लिए, और उसने पावर का इस्तेमाल किया कॉन्सिक्वेंसेस को टालने के लिए। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये रिकॉर्ड पर है। एप्स्टीन की मौत के बाद हजारों पेजेस के डॉक्यूमेंट्स अनसील हुए। इन डॉक्यूमेंट्स ने कोई नया क्राइम अचानक रिवील नहीं किया, इन्होंने सिस्टम दिखाया। ईमेल्स, कैलेंडर्स, फ्लाइट रिकॉर्ड्स, डेपोजिशंस। हर डॉक्यूमेंट अकेला पूरी कहानी नहीं बताता, लेकिन सब मिलकर एक पैटर्न दिखाते हैं। जेफरी एप्स्टाइन एलीट स्पेसेस में कितनी आसानी से मूव करता था, एक्सेस कैसे रिपीट होता था। यहाँ एक कंफ्यूजन पैदा होती है। डॉक्यूमेंट्स में नाम आने का मतलब क्रिमिनल होना नहीं होता। कोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट के लिए नाम रिकॉर्ड करती है, एक्यूजेशन और कन्विक्शन एक चीज नहीं होती। इसी वजह से लार्ज स्केल क्रिमिनल केसेस तुरंत सामने नहीं आए। जर्नलिज्म ने सिस्टम एक्सपोज किया, लेकिन जर्नलिज्म प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। फिर भी इस एक्सपोजर का असर पड़ा। एलीट इंस्टीट्यूशंस कॉशियस हो गए, एसोसिएशंस रिस्की लगने लगी, साइलेंस अनकंफर्टेबल हो गई। यह एप्स्टीन केस का एक क्वाइट कॉन्सिक्वेंस है, ड्रामेटिक जस्टिस नहीं, डिसरप्शन। और यह डिसरप्शन अभी भी जारी है। हर बार जब कोई डॉक्यूमेंट अनसील होता है, हर बार जब कोई जर्नलिस्ट इस केस को फिर देखता है, सिस्टम को याद दिलाया जाता है सीक्रेसी परमानेंट नहीं होती। तो एप्स्टाइन फाइल्स कैसे सामने आई? हैकिंग से नहीं, कंस्पिरेसी से नहीं, लॉ के जरिए, रिपोर्टिंग के जरिए, परसिस्टेंस के जरिए। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है, क्योंकि सिस्टम्स आउटरीच से नहीं बदलते, वे तब बदलते हैं जब फैक्ट्स को इतनी देर तक दोहराया जाए कि उन्हें इग्नोर करना ज्यादा नुकसानदेह हो जाए। और यहीं पर यह कहानी आज खड़ी है, खत्म नहीं हुई, रिजॉल्व नहीं हुई, लेकिन अब
अदृश्य भी नहीं रही। जब दुनिया को जेफरी एप्स्टीन का नाम पता चला, तब तक ये कहानी पहले ही फिसलनी शुरू हो चुकी थी। इसीलिए नहीं कि लोग केयर नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि आउटरीच की एक उम्र होती है। शुरुआत में सब कुछ तेज होता है, न्यूज चैनल्स वही फैक्ट्स बार बार दिखाते हैं, सोशल मीडिया गुस्से से भर जाता है, हर कोई अकाउंटेबिलिटी मांगता है। फिर एक प्रेडिक्टेबल चीज होती है, कुछ नहीं होता, कोई नई गिरफ्तारी नहीं, कोई बड़ा खुलासा नहीं, पावरफुल लोगों पर कोई साफ असर नहीं, और धीरे धीरे अटेंशन आगे बढ़ जाता है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मॉडर्न सिस्टम्स का तरीका है। इंस्टीट्यूशंस स्कैंडल को उसी तरह हैंडल करते हैं जैसे शरीर पेन को हैंडल करता है। पहले आइसोलेट करते हैं, फिर नम करते हैं, और फिर इंतजार करते हैं कि वह अपने आप गुजर जाए। एप्स्टीन की मौत के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने काम बंद नहीं किया, लेकिन उनके टूल सीमित हो गए। अब कोई डिफेंडेंट नहीं था जिससे सवाल पूछे जा सके, कोई प्ली डील नहीं था जिससे दबाव बनाया जा सके, कोई ट्रायल नहीं था जो ओथ के नीचे सच्चाई निकलवाए। एप्स्टाइन के बिना हर केस इनडायरेक्ट हो गया। सिविल लॉसूट्स चलते रहे, डॉक्यूमेंट्स अनसील होते रहे, लेकिन क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी बहुत मुश्किल हो गई। यहीं पर लोग जस्टिस को गलत समझ लेते हैं। जस्टिस इस बात पर नहीं चलता कि क्या ऑब्वियस लगता है, जस्टिस इस बात पर चलता है कि कोर्ट में क्या प्रूव किया जा सकता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और पावरफुल लॉग हमेशा प्रोटेक्शन की लेयर्स में रहते हैं। लॉयर्स, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, केयरफुली चोजन वर्ड्स और डायरेक्ट एक्शन से दूरी, ये सब मिलकर एक बफर बनाते हैं। इम्यूनिटी नहीं, लेकिन इंसुलेशन। इसी इंसुलेशन की वजह से डॉक्यूमेंट्स में नाम दिखते हैं, लेकिन कोर्ट रूम्स में नहीं। डॉक्यूमेंट्स एसोसिएशन दिखाते हैं, प्रॉक्सिमिटी दिखाते हैं, पैटर्न्स दिखाते हैं, लेकिन एसोसिएशन क्राइम नहीं होता। और जब सेंट्रल विटनेस ही न रहे तो प्रोसिक्यूशन और भी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए गिस्लेन मैक्सवेल का ट्रायल इंपॉर्टेंट था। इसीलिए नहीं कि उसने सब कुछ खोल दिया, बल्कि इसलिए कि उसने एक बात कंफर्म कर दी, एप्स्टीन अकेला नहीं था, रिक्रूटमेंट एक्सीडेंट नहीं था, नॉर्मलाइजेशन चांस नहीं था, अब्यूज फैसिलिटेटेड था। जूरी ने इसे माना, लेकिन उस कन्विक्शन की भी लिमिट्स थी। मैक्सवेल को सिर्फ वही चीजों के लिए ट्राई किया गया जो डायरेक्टली प्रूव हो सकी, हर उस चीज के लिए नहीं जो लोग सस्पेक्ट करते थे। ये लीगल सिस्टम की रियलिटी है। सिस्टम इविल को पनिश नहीं करता, सिस्टम वायोलेशंस को पनिश करता है। और जैसे जैसे पावर बढ़ती है, डायरेक्ट लीगल लाइन बनाना उतना ही मुश्किल होता जाता है। ट्रायल के बाद पब्लिक कॉन्वर्सेशन फिर बदल गई। कुछ लोग मानने लगे कि पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी, कुछ लोग मानने लगे कि शायद सब एग्जैजरेशन था। दोनों रिएक्शंस एक ही जगह ले जाते हैं, साइलेंस। क्योंकि जब पब्लिक एक्सट्रीम्स में बढ़ जाती है तो रियल प्रेशर खत्म हो जाता है। यही वजह है कि मिस इन्फॉर्मेशन सबसे खतरनाक होती है। इसलिए नहीं कि वह झूठ जोड़ती है, बल्कि इसलिए कि वह फैक्ट्स को भी रूमर जैसा बना देती है। और जब क्रेडिबिलिटी गिर जाती है तो अकाउंटेबिलिटी भी गिर जाती है। अब पैटर्न को देखो, एक पावरफुल आदमी एक्सपोज होता है, एविडेंस सामने आता है, लिमिटेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है, स्कैंडल हिस्ट्री बन जाता है। ये पैटर्न सिर्फ एप्स्टीन तक सीमित नहीं है, फाइनेंशियल क्राइम्स में दिखता है, पॉलिटिकल स्कैंडल्स में दिखता है, कॉर्पोरेट मिसकॉन्डक्ट में दिखता है। एप्स्टीन केस अलग इसलिए लगता है क्योंकि इसका स्केल बड़ा था और क्योंकि इसने एक साथ कई लेयर्स को छुआ। मनी, पॉलिटिक्स, मीडिया, सोशल एलीट्स। जब एक साथ बहुत सारे इंटरेस्ट्स थ्रेटन हो जाए, सिस्टम कोलैप्स नहीं करता, सिस्टम स्लो हो जाता है, फाइल्स सील हो जाती है, टाइमलाइंस लंबी हो जाती है, लैंग्वेज कॉशियस हो जाती है, जस्टिस गायब नहीं होती, बस अर्जेंट नहीं रहती। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, ऐसा बार बार क्यों होता है? सिर्फ इस केस में नहीं, हर जगह। जब आप अनकंफर्टेबल है, सिस्टम्स मॉरल होने के लिए नहीं बने होते, सिस्टम्स स्टेबल रहने के लिए बने होते हैं। कंटिन्यूटी, रेप्यूटेशन, प्रेडिक्टेबिलिटी, रैडिकल अकाउंटेबिलिटी इंस्टेबिलिटी लाती है, और इंस्टेबिलिटी को गलत काम से भी बड़ा खतरा माना जाता है। ये कंस्पिरेसी नहीं है, ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठे लोग इंस्टीट्यूशन को बचाने के हिसाब से काम करते हैं, चाहे उसमें जस्टिस की रीच कम क्यों ना हो जाए। इस सच को समझना हार मानना नहीं है, ये बैटलफील्ड को साफ साफ देखना है। क्योंकि आउटरीच सिस्टम नहीं बदलता, प्रेशर बदलता है, परसिस्टेंस बदलती है, एविडेंस बदलता है। और जब ये सब कमजोर पड़ता है तो कहानी बिना क्लोजर के खत्म हो जाती है।
लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एप्स्टीन केस के कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी चल रहे हैं। और अगला फेज ज्यादा क्वाइट है, कम ड्रामेटिक है, लेकिन कहीं ज्यादा रिवीलिंग है। कई सालों तक एप्स्टीन की कहानी टुकड़ों में बिखरी हुई थी। कहीं लोकल पुलिस रिपोर्ट्स, कहीं सिविल लॉसूट्स, कहीं सेटलमेंट्स जो चुपचाप खत्म हो गए। किसी को पूरी तस्वीर नहीं दिख रही थी। फिर एक इंसान ने एक छोटी सी बात नोटिस की। यह इंसान कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था, कोई कंस्पिरेसी हंटर नहीं था, वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी। उसका नाम था जूली के ब्राउन। वह कोई वायरल स्टोरी ढूंढने नहीं निकली थी। वह पाम बीच की एक पुरानी, लगभग भुला दी गई केस फाइल देख रही थी। उस फाइल में सबसे अजीब बात यह नहीं थी कि क्या लिखा था, सबसे अजीब बात यह थी कि क्या लिखा ही नहीं था। डजन्स विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स मौजूद थे। लोकल पुलिस को विक्टिम्स पर भरोसा था, एविडेंस कलेक्ट किया गया था, फिर भी आउटकम लगभग कुछ भी नहीं था। एक चार्ज, एक छोटी सजा और एक सीक्रेट डील जिसके बारे में विक्टिम्स को भी नहीं बताया गया। यहीं पर एक सवाल खड़ा हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग केस इतनी आसानी से कोलैप्स कैसे हो गया? जूली ब्राउन ने डॉक्यूमेंट्स मांगने शुरू किए। कोर्ट रिकॉर्ड्स, इंटरनल ईमेल्स, प्रोसिक्यूटर्स की कम्युनिकेशंस। कई डॉक्यूमेंट्स सील थे, कुछ डिनाई कर दिए गए, कुछ को डिले किया गया, लेकिन परसिस्टेंस काम करती है। धीरे धीरे एक पैटर्न साफ होने लगा। प्रोसिक्यूटर्स ने एप्स्टीन की लीगल टीम के साथ प्राइवेट नेगोशिएशंस की थी। फेडरल अथॉरिटीज ने बिना साफ एक्सप्लेनेशन के केस अपने हाथ में ले लिया था, और फिर एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट बनाया गया जो अनयूजुअली सीक्रेट रखा गया। जब यह रिपोर्टिंग मायामी हेरल्ड में पब्लिश हुई तो उसका असर तुरंत दिखा। यह अब रूमर नहीं था, यह डॉक्यूमेंटेड था। विक्टिम्स के नाम सामने आए, उनकी आवाज रिकॉर्ड की गई, उनकी कहानियां शांत और फैक्चुअल लैंग्वेज में लिखी गई। यही फर्क पैदा करता है। फैक्ट्स स्क्रूटिनी सर्वाइव करते हैं, पब्लिक प्रेशर वापस लौटा, सोशल मीडिया से नहीं, एविडेंस से। इस रिपोर्टिंग के बाद नेशनल अटेंशन फिर से इस केस पर आया, और फिर न्यूयॉर्क के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एक नई इन्वेस्टिगेशन अनाउंस की। 2019 में जेफरी एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट किया गया। यह अरेस्ट लीक्स की वजह से नहीं हुआ, यह ऑनलाइन थ्योरीज की वजह से नहीं हुआ, यह जर्नलिज्म की वजह से हुआ। एप्स्टीन की मौत के बाद फोकस डॉक्यूमेंट्स पर चला गया, जिन्हें आईए लोग एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। वे एक साथ लीक नहीं हुए, वे धीरे धीरे सामने आए। सिविल लॉसूट्स के जरिए, कोर्ट ऑर्डर्स के जरिए, अनसीलिंग रिक्वेस्ट के जरिए। कई डॉक्यूमेंट्स इसलिए पब्लिक हुए क्योंकि लॉ ने ऐसा करने को कहा, किसी सीक्रेट एजेंडा की वजह से नहीं। डेपोजिशंस जो ओथ के नीचे लिए गए थे, ईमेल्स जो एविडेंस के तौर पर सबमिट हुए, फ्लाइट रिकॉर्ड्स जो कोर्ट फाइल्स का हिस्सा थे। हर डॉक्यूमेंट अकेला होकर पूरी कहानी नहीं बताता, लेकिन मिलकर एक सिस्टम दिखाता है। एक ऐसा सिस्टम यहाँ एप्स्टीन एलीट स्पेसेस में बिना रोक टोक के मूव करता था, जहां एक्सेस बार बार रिपीट होता था। यहीं पर पब्लिक एक गलती करती है। डॉक्यूमेंट्स में नाम दिखना क्रिमिनल होने का प्रूफ नहीं होता। कोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट रिकॉर्ड करती है, वर्डिक्ट्स नहीं। इसी वजह से लोगों को लगता है कि जस्टिस फॉलो नहीं हुआ। असल में लीगल थ्रेशोल्ड कभी क्रॉस ही नहीं हुआ। जर्नलिज्म ने सिस्टम को एक्सपोज किया, लेकिन जर्नलिज्म सजा नहीं दे सकती। फिर भी इसका इफेक्ट रियल था। एलीट इंस्टीट्यूशंस अलर्ट हो गए, डोनेशंस को रीइवैल्यूएट किया गया, एसोसिएशंस रिस्की लगने लगी। ये जस्टिस नहीं था, ये डिसरप्शन था। और डिसरप्शन कभी जस्टिस से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जब सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो वो एडजस्ट करता है, और ये एडजस्टमेंट अभी भी चल रहा है। हर बार जब कोई डॉक्यूमेंट अनसील होता है, हर बार जब कोई जर्नलिस्ट इस केस को दोबारा देखता है, सिस्टम को याद दिलाया जाता है सीक्रेसी हमेशा के लिए नहीं होती। तो एप्स्टीन फाइल्स कैसे सामने आई? हैकिंग से नहीं, कंस्पिरेसी से नहीं, लॉ से, रिपोर्टिंग से, परसिस्टेंस से। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है, क्योंकि सिस्टम्स सिर्फ आउटरीच से नहीं बदलते, सिस्टम स्टेप बदलते हैं। जब फैक्ट्स को इतनी देर तक रिपीट किया जाए कि उन्हें इग्नोर करना ज्यादा महंगा पड़ जाए। और इसी जगह पर यह केस आज खड़ा है, न पूरी तरह खत्म, न पूरी तरह रिजॉल्व, लेकिन अब बिल्कुल इनविजिबल भी नहीं। जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई यह स्वीकार नहीं कर रहा था
कि व्यवस्था से गलती हुई है, लेकिन कुछ बदला जरूर। चुपचाप धीरे धीरे निजी विमानों की आवाजाही कम दिखाई देने लगी। मेहमानों की सूचियां छोटी होने लगी। जो रिश्ते पहले सामान्य लगते थे वे अब जोखिम जैसे दिखने लगे। सत्ता कभी घबराती नहीं, सत्ता खुद को ढाल लेती है। एपस्टीन के पहले किसी के साथ दिखना खतरे की बात नहीं थी। एपस्टीन के बाद हर जुड़ाव सोच समझकर किया जाने लगा। संस्थाओं ने नीतियां बदली, विश्वविद्यालयों ने दान की जांच शुरू की, फाउंडेशनों ने कागजी नियम बढ़ा दिए। ये नैतिकता की जीत नहीं थी, ये छवि बचाने की कोशिश थी, क्योंकि अदालत में दोष सिद्ध होना मुश्किल है, लेकिन बदनामी बहुत तेज फैलती है। इसी डर ने व्यवहार बदला। ईमेल अब सावधानी से लिखे जाने लगे, बैठकों का रिकॉर्ड बनने लगा, अनौपचारिक बातें कागजों में बदलने लगी। गलत काम खत्म नहीं हुए, बस उनका रूप बदल गया। सत्ता लाभ छोड़ती नहीं, वह तरीका बदलती है। एक और बदलाव हुआ, पत्रकारों का रवैया। एपस्टीन मामले ने पत्रकारिता को एक बात याद दिलाई कि चुप्पी बनाई जा सकती है, लेकिन उसे तोड़ा भी जा सकता है। इसके बाद पुराने समझौते फिर देखे गए। सील बंद मामलों पर सवाल उठे, अजीब सजाओं को दोबारा पढ़ा गया। सिर्फ इस मामले में नहीं, दूसरे मामलों में भी यह असर धीरे धीरे फैला। अब सवाल यह है कि आगे आपराधिक मामले क्यों मुश्किल हैं? क्योंकि मुख्य व्यक्ति मर चुका है, उसके बिना सबूत बिखर जाते हैं, गवाह बूढ़े हो जाते हैं, यादें धुंधली पड़ जाती हैं, दस्तावेजों का संदर्भ खो जाता है, और बचाव पक्ष इसी माहौल में मजबूत होता है। उन्हें बेगुनाही साबित नहीं करनी होती, उन्हें बस शक पैदा करना होता है। इसीलिए अभियोजक जोखिम लेने से बचते हैं। एक असफल बड़ा मामला भविष्य की सीमाएं तय कर देता है, इसीलिए सावधानी न्याय से ज्यादा प्राथमिकता बन जाती है। यह साजिश नहीं है, यह व्यवस्था की सोच है। लेकिन एक सकारात्मक बदलाव भी हुआ। पीड़ित अब पैटर्न पहचानने लगे हैं, भर्ती के तरीके जल्दी पकड़े जाते हैं, बहकाने वाली भाषा पर सवाल उठते हैं, असमान शक्ति संबंध अब सामान्य नहीं लगते। पहले यह समझ नहीं थी, अब भी है। स्कूल जल्दी रिपोर्ट करते हैं, माता पिता सवाल पूछते हैं, समाज पीड़ितों पर जल्दी भरोसा करता है। यह तेज जीत नहीं है, लेकिन यह वास्तविक है। एप्स्टीन मामला दस्तावेजों को देखने का नजरिया भी बदल गया। लोग समझने लगे कि फाइलें फैसले नहीं होती, वे संदर्भ होती हैं। यह समझ जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी सबसे बड़ा कवच बन जाती है। जब सच अफवाहों में दब जाता है तो जवाबदेही गायब हो जाती है। भविष्य कैसा दिखता है? ज्यादा दीवानी मामले, ज्यादा शांत समझौते, ज्यादा दस्तावेज जो धीरे धीरे सामने आते रहेंगे, कम नाटकीय न्याय, ज्यादा सीमाएं। संस्थाएं टूटेंगी नहीं, वे खुद को ढालेंगी। ये सुनने में निराशाजनक लग सकता है, लेकिन यही हकीकत है। इतिहास साफ अंत नहीं देता, वह निशान छोड़ता है, चेतावनियां छोड़ता है, पैटर्न छोड़ता है। और एप्स्टीन मामला अब ऐसा ही एक पैटर्न है, एक संकेत कि जहां अत्यधिक सत्ता होती है वहां अत्यधिक चुप्पी भी होती है। और चुप्पी तभी टूटती है जब ध्यान थकान से ज्यादा देर तक टिका रहता है। इस मोड़ पर आकर ज्यादातर लोग एक चीज की उम्मीद करते हैं, एक बड़ा खुलासा, एक ऐसा नाम जो सब कुछ बदल दे। यह उम्मीद गलत नहीं है। कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि सच्चाई धीरे धीरे एक धमाके की तरफ बढ़ती है, लेकिन असली दुनिया ऐसी नहीं होती, खासकर तब जब सत्ता शामिल हो। लोग जो सोचते हैं कि आगे क्या होगा, वह काफी सीधा होता है। वे सोचते हैं और नाम सामने आएंगे, वे सोचते हैं बड़े मुकदमे चलेंगे, वे सोचते हैं न्याय आखिरकार सब तक पहुंचेगा। असल में जो होता है वो बहुत शांत होता है, बहुत धीमा और बहुत असंतोषजनक। एप्स्टीन की मौत के बाद जांच एजेंसियों के हाथ बिखरे हुए टुकड़े लगे। इसको ऐसे समझो, एक पहिया टूट गया, बीच का हिस्सा चला गया, अब केवल तीलियां बची। हर तीली को देखा जा सकता है, लेकिन उनसे पहिया फिर से घुमाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि लोगों को लगता है कि मामला रुक गया। असल में उसने अपना रूप बदल लिया। एक बड़े आपराधिक मामले की जगह कई छोटे दीवानी मामले आ गए, गिरफ्तारियों की जगह समझौते आ गए, खुले मुकदमों की जगह सीलबंद फैसले आ गए। यह हार नहीं है, यह वही होता है जब सत्ता बंटी हुई होती है। अब एक बात और समझनी जरूरी है, अगर एप्स्टीन जिंदा होता तो उसका मुकदमा कई लोगों को बोलने पर मजबूर करता। नाम शपथ के नीचे लिए जाते, बयानों को चुनौती दी जाती, झूठ उजागर होते,
उसकी मौत ने यह दबाव हटा दिया और उसी पल इस पूरे मामले की दिशा बदल गई। अब सवाल ये नहीं रहा कि क्या हुआ, सवाल ये हो गया कि क्या साबित किया जा सकता है। यही फर्क है लोगों की रुचि और कानूनी प्रगति के बीच। जितना समय बीतता है सबूत उतना कमजोर होता है और समय हमेशा संसाधनों वाले लोगों के पक्ष में होता है। वकील ये जानते हैं, संस्थाएं ये जानती हैं, सत्ता यह जानती है, इसलिए देरी एक रणनीति बन जाती है। सब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा छुपा लेना काफी होता है। अब लोग पूछते हैं कि फिर कोई सामने क्यों नहीं आता। इसका जवाब सिर्फ डर नहीं है, इसका जवाब है कीमत। सार्वजनिक रूप से बोलने की कानूनी कीमत होती है, पेशेवर कीमत होती है, सामाजिक कीमत होती है। और जब आरोप पूरी तरह साबित न हो सके तो बोलने वाला अक्सर ज्यादा नुकसान उठाता है। यही वजह है कि गवाही कम होती जाती है, जोर जबरदस्ती से नहीं, हिसाब किताब से। एक और भ्रम है कि दस्तावेज इरादे दिखा देंगे, लेकिन दस्तावेज अक्सर व्यवस्था दिखाते हैं। कौन मिला, कब गया, कहां संपर्क हुआ, इरादा संदर्भ में रहता है और संदर्भ बिना गवाही के साबित करना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि ये फाइलें लोगों को बेचैन करती है। वे इशारा करती हैं लेकिन निष्कर्ष नहीं देती, सवाल उठाती है लेकिन जवाब नहीं देती। और यही तनाव इस कहानी को जिंदा रखता है। कुछ लोग इसे छुपी हुई सच्चाई मान लेते हैं, कुछ लोग इसे कुछ भी न होने का सबूत मान लेते हैं। दोनों ही मुद्दे को चूक जाते हैं। सच बीच में है, कुछ बहुत गलत हुआ। कई लोग जुड़े थे और व्यवस्था ने उसे चलने दिया, लेकिन व्यवस्था खुद को पूरी तरह कभी उजागर नहीं करती। यही वजह है कि इस तरह के मामलों में अंत नहीं मिलता। अंत के लिए स्वीकार होती चाहिए या सजा, और ऊपर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए समाज के पास सबक बचते हैं, बहकाने के तरीकों के बारे में, सत्ता के रिश्तों के बारे में, संस्थागत सोच के बारे में। ये सबक भावनात्मक नहीं होते लेकिन उपयोगी होते हैं। वे भविष्य के मामलों को देखने का नजरिया बदलते हैं, धीरे शांत तरीके से, बिना सुर्खियों के। और यहीं पर यह कहानी सिमटने लगती है, अंत की तरफ नहीं, समझ की तरफ। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि न्याय हमेशा नाटकीय नहीं होता, तो आप देखना शुरू करते हैं कि वह अक्सर पर्दे के पीछे कैसे आता है। नियमों में, नीतियों में, सीमाओं में। यह नैतिक न्याय नहीं है, यह नियंत्रण है। और नियंत्रण अक्सर वही होता है जो व्यवस्था दे पाती है। जैसे जैसे यह कहानी अंत की ओर बढ़ती है, एक सच्चाई साफ हो जाती है। एप्स्टीन मामला इसीलिए अधूरा नहीं है कि किसी को परवाह नहीं थी। यह अधूरा है क्योंकि इसने दिखा दिया कि प्रभाव की दुनिया में जवाबदेही की सीमा कहां तक जाती है, और वह सीमा अब भी मौजूद है। इस बिंदु तक पहुंचते पहुंचते एक बात साफ हो जानी चाहिए, यह कहानी अब किसी एक आदमी की नहीं रह गई है। वह सिर्फ प्रवेश द्वार था, मंजिल नहीं। अगर यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित होता तो यह बहुत पहले खत्म हो गया होता, लेकिन यह बार बार लौटता है। इसलिए नहीं कि लोग कांड देखना चाहते हैं, बल्कि इसीलिए कि यह कहानी आधुनिक दुनिया की एक असहज सच्चाई दिखाती है। आज की सत्ता ज्यादातर शोर नहीं करती, अब प्रक्रिया में रहती है, कागजों में, कानूनी भाषा में, जिम्मेदारी और काम के बीच बनाई गई दूरी में। एप्स्टीन अकेला नहीं था, लेकिन वह छुपा भी नहीं था। वह परिचित था, परिचित चेहरे, परिचित नियम, परिचित छूट। यही वजह है कि यह मामला एक साथ चौंकाने वाला और साधारण लगता है। चौंकाने वाला क्योंकि अपराध भयानक थे, साधारण क्योंकि उनसे निपटने का तरीका पहले से जाना पहचाना था। टालना, कमजोर करना, दिशा बदल देना। एक बार जब आप इस ढांचे को समझ लेते हैं तो आप इसे और जगहों पर भी पहचानने लगते हैं। आर्थिक घोटालों में जहां जेल की जगह जुर्माना होता है, कॉरपोरेट मामलों में जहां समझौते से बात खत्म हो जाती है, राजनीतिक विवादों में जो बिना निष्कर्ष के धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, तरीका एक ही होता है। व्यवस्थाएं स्थिरता को बचाती हैं, वे दबाव सहने के लिए बनी होती हैं, खुद को तोड़ने के लिए नहीं। इसके लिए किसी गुप्त योजना की जरूरत नहीं होती, इसके लिए प्रेरणाएं काफी होती है। जब एक साथ बहुत सारे हितों पर खतरा आता है तो व्यवस्था स्थिरता चुनती है। इस चैन को
अक्सर सावधानी कहा जाता है, प्रक्रिया कहा जाता है, न्यायिक मर्यादा कहा जाता है, और कई बार वह सच में ऐसा ही होता है। लेकिन परिणाम लगभग हमेशा एक जैसा होता है। जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता है, वैसे वैसे परिणाम अनुपातहीन हो जाते हैं। यह समझ बहुत असहज है, क्योंकि यह एक गहरी मान्यता को चुनौती देती है कि सच्चाई सामने आते ही न्याय अपने आप आ जाएगा। इतिहास ऐसा नहीं बताता। सच्चाई सिर्फ पहला कदम है, उसके बाद सब कुछ सत्ता पर निर्भर करता है। इस मामले से एक और बात समझ में आती है, ध्यान कैसे काम करता है। गुस्सा ताकतवर लगता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं टिकता। संस्थाएं ये जानती हैं, उन्हें आलोचना को हराने की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस उससे ज्यादा देर तक टिके रहना होता है। समय बाकी काम कर देता है। सुर्खियां बदल जाती हैं, नई आपदाएं आ जाती हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये बेरुखी नहीं है, ये इंसानी सीमा है। कोई भी हमेशा क्रोधित नहीं रह सकता, और व्यवस्थाएं इसी का इंतजार करती हैं। यही वजह है कि लंबे समय की जवाबदेही बहुत दुर्लभ होती है। इसके लिए लगातार ध्यान चाहिए, संसाधन चाहिए, धैर्य चाहिए, जो बड़े स्तर पर बनाए रखना मुश्किल होता है। यह मामला कहानियों के टूटने का एक और उदाहरण है। कुछ लोग सब कुछ छुपा हुआ मान लेते हैं, कुछ लोग सब कुछ झूठ मान लेते हैं। दोनों ही अपने अपने तरीके से सुकून ढूंढते हैं, लेकिन सच कम सुकून देने वाला होता है। वह अधूरा होता है, सीमित होता है, और आसान निष्कर्षों से इनकार करता है। इसीलिए जिम्मेदार रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण होती है, बिना बढ़ा चढ़ाकर, बिना अटकलों के। इसीलिए नहीं कि अटकलें मना है, बल्कि इसीलिए कि वे भरोसे को कमजोर करती हैं, और भरोसा ही वह ताकत है जो समय के साथ बची रहती है। वक्त के साथ यह मामला चुपचाप असर डालता रहा है। पीड़ितों की बात जल्दी मानी जाने लगी है, बहकाने के तरीके पहले पहचान लिए जाते हैं। अजीब सजाएं अब सवाल खड़े करती है। ये जीत नाटकीय नहीं है, लेकिन वास्तविक है। ऐसी व्यवस्थाओं में प्रगति धीरे आती है, न्याय के रूप में नहीं, नुकसान कम होने के रूप में। यह वह सच्चाई है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। दुनिया साफ कहानियों में खुद को ठीक नहीं करती, वह समायोजन करती है, धीरे, अनिच्छा से, अक्सर बहुत देर से। और यहीं पर इस कहानी का भावनात्मक केंद्र दिखाई देता है। गुस्सा नहीं, झटका नहीं, स्पष्टता। यह स्पष्टता की दबाव में सत्ता कैसे व्यवहार करती है। यह स्पष्टता कि कुछ कहानियां कभी खत्म क्यों नहीं होती, और यह स्पष्टता की जिम्मेदारी से ध्यान देने का मतलब क्या होता है। अब जब यह कहानी अपने अंतिम हिस्से की ओर बढ़ रही है, सवाल बदल चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हुआ, सवाल यह है कि जो समझ आया है उसके साथ हम क्या करते हैं। क्योंकि बिना भ्रम की समझ ही इस मामले की एकमात्र बंदिश है। हर कहानी के अंत में लोग एक चीज चाहते हैं, समापन, एक आखिरी दृश्य, एक साफ फैसला, अच्छे और बुरे के बीच एक स्पष्ट रेखा। यह मामला वह नहीं देता। यह जो देता है वह ज्यादा शांत है और ज्यादा कठिन दृष्टि। आने वाले समय में सबसे संभावित परिणाम कोई बड़ा हिसाब किताब नहीं होगा, न कोई नाटकीय गिरफ्तारी, न कोई अचानक पलटता हुआ फैसला, बल्कि निरंतरता। कुछ और दस्तावेज धीरे धीरे सामने आएंगे, कुछ और दीवानी मामले चुपचाप निपट जाएंगे, कुछ और जानकारी टुकड़ों में मिलेगी, कुछ भी पूरा महसूस नहीं होगा। यह इसलिए नहीं कि सच्चाई पूरी तरह छुपी है, बल्कि इसलिए कि जिस व्यवस्था ने यह नतीजा पैदा किया वह आज भी मौजूद है। बड़ी संस्थाएं धीरे बदलती हैं, कानूनी मानक ऊंचे रहते हैं, और सत्ता दूरी और प्रक्रिया के जरिए खुद को सुरक्षित रखती है। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी मायने नहीं रखता। इसका मतलब यह है कि परिणाम लोगों की उम्मीद से अलग रूप लेते हैं। आगे आने वाले प्रभाव सीधे दंड के रूप में नहीं, परोक्ष रूप में दिखेंगे। छवियां हमेशा के लिए बदल चुकी होंगी, संबंधों पर परछाइयां पड़ चुकी होंगी। संस्थाएं वह जोखिम नहीं लेंगी जो पहले सामान्य थे। यह नैतिक दंड नहीं है, यह सीमा है, और सीमाएं व्यवहार को आकार देती है। एक और बदलाव कानून से बाहर हुआ है, संस्कृति में। इस मामले ने कुछ पैटर्न
सामूहिक स्मृति में छोड़ दिए हैं। बहकाने के तरीके अब पहले जैसे अनदेखे नहीं रहते। असमान शक्ति संबंध अब सहज नहीं लगते। अजीब सौदे अब सवाल उठाते हैं। ये जागरूकता बीते नुकसान को नहीं मिटाती, लेकिन दोहराव की संभावना कम करती है। और ये महत्वपूर्ण है। यह मामला एक चेतावनी भी छोड़ता है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, व्यवस्था के बारे में। यह दिखाता है कि जटिलता कैसे जिम्मेदारी को पतला कर देती है, प्रक्रिया कैसे जवाबदेही की जगह ले लेती है, समय कैसे ढाल बन जाता है। और एक बार जब ये दिखने लगता है तो इसे अनदेखा करना असंभव हो जाता है। यही वजह है कि यह मामला बार बार लौटता है। नए तथ्य हर बार नहीं, बल्कि इसलिए कि यह आरामदेह धारणाओं को चुनौती देता है कि सच्चाई अपने आप न्याय ले आएगी, कि सत्ता सच से डरती है, कि हर गलत काम उसी अनुपात में सजा पाता है। हकीकत ज्यादा संयमित है। सच्चाई दबाव बनाती है, दबाव समायोजन लाता है। समायोजन अक्सर न्याय जैसा नहीं दिखता, फिर भी दबाव जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं बदलता। तो इस कहानी का आखिरी सबक क्या है? यह नहीं कि बुराई हमेशा जीतती है, और यह भी नहीं कि न्याय निरर्थक है, बल्कि यह कि जवाबदेही स्वतः नहीं आती। इसके लिए गुस्से से आगे की लगातार मौजूदगी चाहिए, सुर्खियों से आगे की ध्यान क्षमता चाहिए, भावनाओं से आगे की अनुशासन चाहिए। यह मामला बंद अध्याय नहीं है, यह एक संदर्भ बिंदु है, एक उदाहरण कि आधुनिक सत्ता जांच के दबाव में कैसे व्यवहार करती है, और क्यों व्यवस्थाओं को जवाबदेह ठहराना इतना कठिन होता है जब वे टिके रहने के लिए बनी हो। यदि यहाँ कोई समापन है तो वह भावनात्मक नहीं है, वह बौद्धिक है। यह समझ कि यह सब कैसे हुआ, ये अगली बार इसे पहचानने का तरीका है, और पहचान ही रोकथाम की पहली सीढ़ी है। निश्चय नहीं, संतोष नहीं, जागरूकता। शायद यह पर्याप्त न लगे, लेकिन प्रभाव की दुनिया में अक्सर परिवर्तन यहीं से शुरू होता है।